देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं यहां बता रहा हूं, एरिया के अंदर इनइक्वलिटी, मैंने क्या बताया यहां पर, 1 लेस देन इक्वल टू, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ध्यान रखना e की पावर x स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। e की पावर x स्क्वायर जो बेस है वो 1 से बड़ा है, इसलिए इंक्रीज कर रहा है। अगर ये बेस 0 से 1 के बीच में होता तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता। छोटी वैल्यू x इक्वल टू 1 के ऊपर मिलती और बड़ी वैल्यू x इक्वल टू 0 पर मिलती। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको रेंज निकालनी है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कहां से कहां तक होगा। जब x 0 से 1 के बीच में है तो e की पावर x स्क्वायर इंक्रीजिंग होने की वजह से इसकी e की पावर x स्क्वायर की लोअर लिमिट e की पावर 0 1, अपर लिमिट e की पावर 1। ये आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है 0 से 1 के बीच में, एक्चुअली आगे भी होल्ड करेगी। ठीक है, वहां बस मैक्सिमम जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। 0 से 4 होता तो यहां पर e की पावर 4 तक हो जाता, e की पावर 4। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 4 होता तो यहाँ 0 से 4 के बीच में भी फंक्शन इंक्रीज करेगा e की पावर x स्क्वायर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेस जरूर देख लेना, बेस e की पावर x स्क्वायर 1 से बड़ा है। ठीक है, e की पावर 0 1 होती है, लेकिन जब x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है तो वैल्यू 1 से बड़ी। तो यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 से e के बीच में आ गई। तो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल ले लिया सेम लिमिट्स के बीच में, इनमें भी सेम रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई होगा, सेम रिलेशन। अब आप कहोगे ये कैसे, मेरे पास 3 कर्व है, एक y इक्वल टू 1, एक y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, एक y इक्वल टू e, ये 3 कर्व है। अगर इनका मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो सबसे नीचे तो y इक्वल टू 1 वाली कर्व है, सबसे ऊपर y इक्वल टू e वाली कर्व है, इनके बीच में आपको मिलेगा y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, जो भी जिस टाइप का ग्राफ है। 0 से 1 के बीच में सबसे कम एरिया y इक्वल टू 1 वाली कर्व से बाउंड हो रहा है, फिर उससे ज्यादा e की पावर x स्क्वायर वाली कर्व से बाउंड हो रहा है। ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, ये तो सिंपली मैंने जस्ट एक कर्व जो है वो ड्रा कर दी, e से स्टार्ट होगी ग्राफ, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और लास्ट में सबसे ज्यादा एरिया किससे बाउंड हो रहा है, y इक्वल टू वाली कर्व से। तो यहां से ये रिजल्ट वेल डिफाइन होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इंटीग्रेशन x आया, लिमिट रख दोगे 0 to 1 लेस देन 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेंज निकालनी है कहां से कहां तक होगा, लेस देन ex इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट 0 to 1, ये लिमिट रखोगे तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ लिमिट रखोगे x की जगह 1 तो e आ गया। इसका मतलब ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल है, ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू 1 से e के बीच में होगी। 0 से 1 के बीच में e की पावर x स्क्वायर का जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू 1 से e के बीच में होगी। यही कॉन्सेप्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, जहां आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे। लेकिन किसी ने भी डाउट के रूप में भेजे नहीं, दोनों क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डिस्कस कर दिया। आपसे कह दे I1 0 to 1 e की पावर x dx, I2 e की पावर x स्क्वायर dx और I3 e की पावर x क्यूब और dx 0 to 1। आपसे पूछेगा I1 I2 और I3 का ऑर्डर बताओ क्या होगा। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, कंपटीशन में हमेशा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आपसे I1 I2 और I3 का ऑर्डर पूछ लेगा, ऑर्डर क्या कॉन्सेप्ट, एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। एरिया कौन सी कर्व से ज्यादा एरिया बाउंड होगा, 0 से 1 के बीच में e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर और e की पावर x क्यूब सारे ही पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ग्राफ तो x एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, ये जरूर ध्यान रखना, सारे के सारे जो फंक्शन हो पॉजिटिव हो। अब आप ये भी बताओ कि x जब 0 से 1 के बीच में है तो x और x स्क्वायर में से छोटा कौन होगा।
0 से 1 के बीच में अगर नंबर है तो जैसे उसकी हायर पावर्स निकलती जाएंगी वैल्यू छोटी होती जाएगी। यानी कि सबसे बड़ा 0 से 1 के बीच में जब x है तो सबसे बड़ा x होगा, उससे छोटा x स्क्वायर होगा, उससे छोटा x स्क्वायर, और सबसे छोटा कौन होगा? x क्यूब। x क्यूब सबसे छोटा है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो यही बेस अगर आपके पास 1 से 2 हो जाता, या ये लिमिट 1 to 2 चेंज हो जाता, 1 से 2 के बीच में सबसे छोटा x, उसका स्क्वायर उससे बड़ा, उसका क्यूब उससे बड़ा। इसका मतलब जब ये ऑर्डर है बेस ई है, सभी केसेस में बेस ई है, वो 1 से बड़ा है 2.7183। बेस अगर 1 से बड़ा है तो पावर छोटी तो वैल्यू भी छोटी, और पावर बड़ी तो वैल्यू बड़ी। इसका मतलब जो e की पावर x है वो बड़ा होगा किससे? e की पावर x स्क्वायर से। वो बड़ा होगा किससे? e की पावर x क्यूब से। और वी कैन से e की पावर x क्यूब लेस देन e की पावर x स्क्वायर लेस देन e की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 1। अब लास्ट में तीनों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इसका मतलब केवल इतना सा है कि जब 0 से 1 के बीच में मैं e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब का ग्राफ ड्रा करूंगा तो सबसे नीचे x एक्सिस के सबसे नज़दीक कौन सी कर्व होगी? e की पावर x क्यूब, उससे ऊपर e की पावर x स्क्वायर, और सबसे ऊपर e की पावर x। अगर केस यहाँ होता 1 to 2, अब सिचुएशन रिवर्स हो जाती। 1 से बड़ा होते ही बेस अगर 1 से बड़ा है, x स्क्वायर और x क्यूब में क्या रिलेशन होगा? क्योंकि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, 1 से बड़ी x की वैल्यू, तो यहाँ x सबसे छोटा, उसका स्क्वायर उससे बड़ा, उसका क्यूब उससे बड़ा। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि 0 से 1 के बीच में इनका ऑर्डर पूछेगा आपसे। ये 0 से 1 के बीच में ये तीनों जो डेफिनेट इंटीग्रल हैं वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करेंगे? ये सबसे छोटा, अब इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में 0 to 1। इंटीग्रेशन लेने का मतलब है कि मैंने उस कर्व के नीचे वाला जो एरिया है वो ले लिया अप टू x एक्सिस, बात खत्म बस। इसका मतलब ये क्या था? सबसे छोटा i3, उससे छोटा i2 और सबसे छोटा i। ये आपके पास जो है वो रिलेशन मिलेगा इस i1, i2 और i3। डेफिनेट इंटीग्रल इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटी, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की रेंज निकालनी है कहाँ से कहाँ तक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। एक नया कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर एक और था, 2 क्वेश्चन थे 10। इसके बाद 12th में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास है 14th क्वेश्चन। देखो ट्रिक थी, छोटी सी ट्रिक थी, ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर वो दिमाग में आ गई तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, अदरवाइज प्रॉब्लम। क्या ट्रिक थी? -π/3 to 0, 14 क्वेश्चन है। -π/3 to 0 कोट इनवर्स 2/2 cos x - 1 प्लस कोट इनवर्स, एलसीएम ले लिया वहां भी आगे मैंने, 2 cos x - 1/2 और dx। हमेशा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। सब्जेक्टिव वे में अगर आप निकालने लग गए तो मेन प्रॉब्लम टाइम वाली आती है, टाइम नहीं मिलेगा हमारे पास। दोनों जगह कोट इनवर्स है, x एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, या 2/2 cos x - 1 या 2 cos x - 1/2, यानी कि जो x की वैल्यू हमारे पास है वो तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। और टी रेशियो, इनवर्स टी रेशियो कोट दिया हुआ है। अब यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई होगा, कोट इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 1/x इफ x ग्रेटर देन 0। x अगर पॉजिटिव है तो कोट इनवर्स x की जगह में tan इनवर्स 1/x रख लूँगा, और x अगर नेगेटिव है तो कोट इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। x -π/3 से 0 के बीच में है,
माइनस पाई बाई 3 टू 0, बेटा यहाँ देख लेना है प्लस है या माइनस है, एक आएगा तो प्लस आएगा माइनस आएगा, एक्चुअल में ड्राइव करना पड़ेगा इसको, चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो जो x दिया हुआ है ना तो पॉजिटिव है, सीधी सी बात है। ये केस हमारे पास है, यहाँ माइनस पाई बाई 3 हो गया, यहाँ 0 है, प्लस पाई बाई 3, कोस ऑफ माइनस पाई बाई 3 1/2, कोस ऑफ माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू कोस पाई बाई 3 के इक्वल है, और ये वैल्यू 1/2 है। 90 से 0 की तरफ आ रहे हैं, कोस इंक्रीज कर रहा है, तो इस इंटरवल में सारे में इन दोनों के बीच में कोस एक्स की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 0 पर कोस 1 हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करेगा। कोस एक्स 1/2 से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल -π/3 to +π/3। कोस एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1/2 से बड़ी है। इसका मतलब कोस एक्स -1/2 ग्रेटर देन 0, एलसीएम लिया 2 कोस एक्स -1/2 ग्रेटर देन 0, यानी कि कोट इनवर्स के साथ जो एक्स दिया हुआ है ये या फिर ये 0 से बड़ा एक्स 0 से बड़ा है, तो सीधा कोट इनवर्स जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। तो इस कोट इनवर्स को लिख दूंगा मैं tan इनवर्स, और यहां जो x था उसका रेसिप्रोकल 2 cos x -1/2। अब बेनिफिट क्या हुआ, tan इनवर्स और कोट इनवर्स के साथ x की वैल्यू सेम बढ़ गई, tan इनवर्स और कोट इनवर्स के साथ x की वैल्यू सेम है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, इसका मतलब ये सारा का सारा π/2 हो जाएगा, π/2। तो आपको इंटीग्रेशन निकालना है -π/3 to 0 ऑफ π/2। इंटीग्रेशन निकालो, लिमिट रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द कर्व y = fx। मतलब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसमें ये नहीं कि एक बार मैंने निकाल दी, नई चीज़ नया कॉन्सेप्ट जो भी मिले उसको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में कहीं ना कहीं लिख लें, ताकि जब भी वो चैप्टर रिवाइज हो तो वो कॉन्सेप्ट में रिवाइज करूं। बेटा कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बार बार ये चीज़ें हम जैसे इन चीज़ों को रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम के अभाव में, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम की कमी की वजह से ये चीज़ें बार बार रिपीट नहीं होंगी। आप लोग इनको निकालोगे नहीं तो ये चीज़ें दिमाग से निकलती जाएंगी। नए कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा बार रिवाइज करने की ज़रूरत थी, आपने लिखा ही नहीं, आज एक बार पढ़ा दिया, फिर आगे पता नहीं कब जाके वीडियो देखो ना देखो, उस टाइम सामने आए या ना आए। इसका मतलब एक बार पढ़ के छोड़ दिया, फिर याद नहीं रहेंगी। y = fx, आपको कर्व दी हुई है, फॉर द कर्व y = fx। ये कह रहा है टेंजेंट्स एट द पॉइंट, कर्व के ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट है 1 और f1, दूसरा पॉइंट है 2 और f2, और कर्व के ऊपर तीसरा पॉइंट है 3 और f3। x की जगह 1 पुट किया तो y f1 आया, पहला पॉइंट कर्व के ऊपर ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, 3 पॉइंट दिए हुए कर्व के ऊपर। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ड्रा किए गए जो टेंजेंट्स है ना, वो एंगल बना रहे हैं π/6, π/3 और π/2। इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा किया, टेंजेंट वो एंगल बना रहा है π/6। इस पॉइंट के ऊपर, कर्व के इस पॉइंट पर ड्रा किया गया टेंजेंट एंगल बना रहा है π/3, और इस पॉइंट के ऊपर ड्रा किया गया टेंजेंट एंगल बना रहा है π/4। π/6, π/3 और π/4। कर्व के इस पॉइंट पर ड्रा किया गया टेंजेंट π/6 एंगल बना रहा है, इसका मतलब कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप f'1। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। f'1 हो गया इंक्लिनेशन π/6, स्लोप 10π/6, 1/√3। सिमिलरली f'2
इट इज इक्वल टू 1060√3 एंड f'3 इक्वल टू 1। फिर रिपीट कर दूं एक बार कैसे। कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। वही लिखा है मैंने कि जो टेंजेंट ड्रा किया उस टेंजेंट का स्लोप हो गया 1030, वो इस पॉइंट x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है। f'1 है 1/√3, f'2 √3 और f'3 1। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी थी, देन द वैल्यू ऑफ 2 to 3 f'(x) इंटू f'(x) और dx प्लस 1 to 3 f'(x) और dx, ये निकालना है। इसका इंटीग्रेशन f'(x) का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ लिमिट्स आ गई 2 to 3। इसका इंटीग्रेशन f'(x) लिमिट्स 1 to 3। कैसे हुआ, f'(x) को टी पुट कर लूंगा, यहाँ f'(x) को टी पुट किया है, f'(x) का डेरिवेटिव f'(x) dx इक्वल टू dt, ये dt हो गया t dt t²/2, t की वैल्यू वापस f'(x) का स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स रखोगे, ये 2 है बाहर आ जाएगा, f'(x) का स्क्वायर लिमिट्स रखना 3, ये पावर नहीं है, कभी इसको 3 को पावर कंसिडर कर लो, 1/2 बाहर है, x की जगह 3 पुट कर रहा हूँ, f'(3) इसका स्क्वायर है, माइनस x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, f'(2) का स्क्वायर है। ये वाला जो नीचे 2 था वो बाहर आ ही गया, f'(x) के स्क्वायर में x की जगह 3 पुट किया, f'(3) का स्क्वायर, 2 पुट किया f'(2) का स्क्वायर, प्लस ये f'(x) कैसे आया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का एक ऑर्डर रिड्यूस कर देगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फंक्शन y, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। यहाँ लिमिट्स पुट करेंगे f'(3) और माइनस का f'(1), सब की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ से ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देना, आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा जो हमें निकालना है। आई थिंक निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। 17 क्या है, 17 क्वेश्चन, sin 5x अपॉन sin x का जो डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में जीरो से π/2 के बीच में sin 5x अपॉन sin x का डेफिनेट इंटीग्रल, जीरो टू π/2 sin 5x अपॉन में sin x। एक तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, इसमें ऊपर एंगल 5x है, नीचे x है, एंगल सेम बनाने की कोशिश करें, 5x को ब्रेक करें या तो 2 और 3 में या x और 4 में, ताकि नीचे वाला जो sin x है वो कैंसिल हो जाए। अगर आपको लॉन्ग वे से निकालना चाह रहे हो, एक शॉर्ट ट्रिक उससे निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। मैंने इस 5x को लिख दिया 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x साइन 2x cos 3x cos 2x साइन 3x, अपॉन में यहां भी साइन x और यहां भी साइन x। बेटा कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने की कोशिश करनी है, कितने ही क्वेश्चन निकाल लें हम, कितने ही क्वेश्चन, फिर भी श्योरिटी नहीं है कि सेम क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ कॉन्सेप्ट सेम जरूर आएगा, ये श्योरिटी है, निश्चित है कॉन्सेप्ट सेम मिलेंगे। जितने कॉन्सेप्ट्स हैं बस वो आपकी ग्रिप में हो, वो आपकी पकड़ में हो। अब इसके बाद
इसको ब्रेक करो, क्योंकि अल्टीमेटली एडजस्ट तो मुझे साइन एक्स को करना है। इस साइन 2x को ब्रेक कर दिया यहाँ, 2 sin x cos x, साइन एक्स से साइन एक्स खत्म। यहाँ साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। साइन एक्स कॉमन निकालूंगा यहां से, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। जो साइन एक्स कॉमन निकाला नीचे से कैंसिल। कहीं पर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा। अब आ गया प्रोडक्ट, 2 cos x cos 3x 0 to पाई बाई 2 cos a cos b प्लस b प्लस cos a माइनस b cos 4x प्लस cos a माइनस b 2x। यहाँ था प्लस का cos 2x इंटू में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, 3 था और यहाँ इसके साथ 4 है मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर 2 बच गया, अंदर मल्टीप्लाई करना, माइनस का 2 ये 3 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos 2x। इस सारे के बाहर है cos 2x, 3 माइनस 2 बच गया 1 को cos 2x से मल्टीप्लाई करोगे cos 2x प्लस में 2 cos स्क्वायर 2x। इस 2 cos स्क्वायर 2x की जगह मैं लिख दूंगा अगले स्टेप में 1 प्लस cos 8x। सब कुछ पावर वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। अल्टीमेटली बचा cos 4x प्लस cos 2x और उसके बाद ये प्लस का cos 2x ये रहा और प्लस का 1 प्लस cos 8x। सभी को इंटीग्रेट करना, इन सब का इंटीग्रेशन साइन में आ जाएगा और लिमिट्स रखते ही 2x 4x 8x सारे के सारे n पाई बन जाएंगे। कंट्रीब्यूशन इस 1 की वजह से आएगा, बस इस 1 का जो इंटीग्रेशन x होगा उसकी वजह से इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा। चलो ये तो सोल्व हो गया मान लो। एक इसमें शॉर्ट ट्रिक जो आपको दी हुई है वो आपके पास इसमें केस दिया हुआ है साइन nx माइनस में साइन n माइनस 2 इंटू एक्स। साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई nx प्लस में nx माइनस 2x, ये बच जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स और साथ में आपके पास आएगा साइन फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x ही बचेगा क्योंकि मुझे साइन nx साइन 5x अपॉन x की वैल्यू निकालनी थी। दोनों साइड्स को मैंने साइन x से डिवाइड कर दिया, इसके अपॉन में भी साइन x आ गया, इसके अपॉन में भी साइन x आ गया और यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास साइन nx अपॉन साइन x की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी साइन n माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन में साइन x और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ कोस n माइनस 1 इंटू एक्स। n की जगह 5 पुट करूंगा तो साइन 5x अपॉन साइन x की वैल्यू हो जाएगी। एक बार n की जगह 5 पुट करें तो साइन 5x अपॉन साइन x इक्वल टू आ गया साइन 5 घटा 2 3x अपॉन साइन x प्लस में 2 cos 5 माइनस 1 4x। इस साइन 3x अपॉन x की वैल्यू फिर निकाल देना यहीं से। कैसे? n की जगह 3 पुट कर देंगे, साइन 3x अपॉन x साइन x की वैल्यू यहीं पर मैं n की जगह 3 पुट कर रहा हूँ, कितना आएगा साइन 3x अपॉन साइन x, तो n की जगह 3 पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 2 साइन x अपॉन साइन x 1 प्लस में यहाँ n की जगह 3 पुट करूंगा 3 माइनस 2 कोस, ये आपके पास साइन और प्लस में 2 कोस 4x है। बेटा बात वहीं की वहीं आनी है जो यहाँ आया हुआ मेरे पास, कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना चाहो डायरेक्ट याद रख लो। इसमें बेनिफिट है कि ये हो रहा है कि यहाँ पर n की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, 10 12 वगैरह कुछ हो, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
इस टाइप से रिड्यूस करने में। तो आप क्या करना, ये रिजल्ट, ये सोल्व ट्रिक है। इसके अंदर साइन एन एक्स माइनस साइन एन माइनस टू इंटू एक्स, दोनों में मैंने साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया। 2 cos n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, दोनों साइड्स को साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, तो साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई साइन एन माइनस टू इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos n माइनस वन इंटू एक्स। डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखना चाहिए, डायरेक्ट याद रखना, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18? आई एन दिया हुआ है 0 to पाई e की पावर x साइन एक्स होल रेज टू पावर n और dx। ये कह रहा है आई थ्री अपॉन आई वन निकालो, क्या होगा? आई थ्री अपॉन आई वन कैसे निकालेंगे? आई एन से कंपेयर करके आई थ्री ले लो, आई थ्री हो जाएगा e की पावर x और साइन क्यूब x, e की पावर x और साइन क्यूब x। बाई पार्ट इंटीग्रेट करूंगा, यही आई थ्री आई वन में चेंज होगा। कैसे? इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है और आइलेट जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी यही सेकंड रहेगा। 0 to पाई है, फर्स्ट एज इट इज साइन क्यूब एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर एक्स पावर बार एक पावर प्लस इंटू जिसकी पावर फिर उसका डेरिवेटिव कोस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx 0 to पाई। यहाँ लिमिट्स रख देंगे 0 to पाई, ये कंट्रीब्यूशन खत्म। x को पाई पुट करोगे साइन पाई 0, x को 0 पुट करेंगे साइन 0 0, लिमिट रखते ही ये खत्म हो जाएगा, ये आपके पास माइनस साइन रहेगा। ये आई थ्री चला रहा है, फिर से बाई पार्ट 3 बाहर आ गया, ये सारा फर्स्ट और ये सेकंड, माइनस का 3 बाहर था, फर्स्ट एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माइनस 3 बाहर है, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस एक्स, बेटा यहाँ प्रोडक्ट टूल से इसका डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। मैं फर्स्ट का जो डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ उसमें भी प्रोडक्ट टूल यूज कर रहा हूँ, ये वाला कोस एज इट इज है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, इस सारे के साथ सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और दोनों के प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन, इसका कंट्रीब्यूशन लिमिट रखने के बाद फिर खत्म। x की जगह पाई पुट करोगे साइन पाई 0, x की जगह 0 पुट करेंगे साइन 0 0, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन लिमिट रखने के बाद फिर से नीला रहा है। ये वाला -3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई था, ये वाला -3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। ये टर्म खत्म होने के बाद जो टर्म, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी लिमिट रखने के बाद, माइनस का 3 यहाँ -2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का आ गया 6 टाइम्स, लेकिन 6 किसके साथ है? केवल इसके साथ है 6, मत मल्टीप्लाई करो, 3 को रखो बाहर, इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ पर 0 to पाई है, लेकिन ये माइनस का 3 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +3 हो गया 0 to पाई, यहाँ है 2 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स आ गया, इसके साथ e की पावर x दोनों के साथ है। इस कोस स्क्वायर एक्स को मैंने किस में ब्रेक कर दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में माइनस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, सारे के साथ e की पावर x और dx। एक स्टेप और,
3 भारी है, 0 टू पाई, 2 साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन क्यूब, और 1 टाइम्स ये 3 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, सारे के साथ e की पावर x और dx। इस e की पावर x को अंदर ले आओ, e की पावर x को अंदर ले आओ, 3 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, 2 टाइम्स ऑफ साइन x, e की पावर x और dx, माइनस इस e की पावर x को इसके साथ लेकर आऊंगा, 3 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई साइन क्यूब x, e की पावर x और dx। दिस इज, ये 2 बाहर निकालते ही I1 और ये I3, लेफ्ट हैंड साइड I3 ही चला रहा है। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर जो आपके पास I3 था उसकी वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 6 टाइम्स ऑफ I1, 3 इंटू 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ I3, ये I3 लेफ्ट में आ गया, 10 टाइम्स ऑफ I3 की वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ I1 आ गई, I3 अपॉन I1 6/10 इक्वल टू 3 अपॉन। जब आपको पावर्स को रिड्यूस करना है, ये रिडक्शन फॉर्मूले के नाम से रिजल्ट आते हैं, ये फॉर्मूला रिडक्शन फॉर्मूले के नाम से आएगा। साइन एक्स की पावर n दी हुई है e की पावर x के साथ, अगर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये पावर्स घटती जाएंगी। I3 लेके चल रहा था तो मेरे पास क्या बना, यहाँ पर I1 बना, IN लेके चलोगे तो यहाँ बनेगा IN -2, यहाँ बाहर आ जाएगा n इंटू n -1, यहाँ पर फिर दोबारा आपके पास क्या बन जाएगा, IN बन जाएगा, उसका कितने टाइम्स होगा 3 इंटू 3 n स्क्वायर टाइम्स, उसको लेफ्ट में उठा लाऊंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो IN की वैल्यू IN -2 के रूप में आ जाएगी। इसी प्रकार कोस अकेले की पावर दी हुई हो n, उन पावर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, एक एक पावर बाहर निकालें, बाई पार्ट इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई करें, तो ये रिजल्ट्स कहलाएंगे रिडक्शन फॉर्मूला। हमें I3 और I1 से मतलब था, तो मैंने सबसे पहले I3 लिया, ये फर्स्ट ये सेकंड बाई पार्ट इंटीग्रेट किया, फिर बाई पार्ट इंटीग्रेट किया, तो राइट हैंड साइड में एक तो I1 बन गया, एक I3 बन गया। I3 वाली टर्म को फिर लेफ्ट में उठा लाया मैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में I3 चला रहा है, और वहाँ से मेरे पास I3 अपॉन I1 की वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 19, मेरे हिसाब से आपका जो कंबाइंड टेस्ट हुआ था फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स के बाद, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं हुए थे आपके, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो हुआ था एक कॉमन पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का, आई थिंक 4 सितंबर को हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। नहीं निकला तो नहीं निकला, किसी ने कोशिश नहीं की कि सर ये क्वेश्चन आया नहीं। अरे वहाँ जो क्वेश्चन दिए बड़ी सोच समझ के छांट छांट के क्वेश्चन दिए जाते हैं, पूरा टाइम लगा के। विशेष रूप से +2 के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल विशेष रूप से आपको ऐसा मिलेगा जो हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे सब्जेक्टिव पेपर में सब्जेक्टिव वे से और ऑब्जेक्टिव पेपर में कंपटीशन वे से। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ो मत, किसी को भी नहीं छोड़ना है। उन्नीसवां क्वेश्चन उस पेपर में पूछा हुआ था, ए दिया हुआ है 0 to 1 x की पावर 50 2 माइनस एक्स की पावर 50 dx, और b दिया हुआ है 0 to 1 x की पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50। फर्क है कुछ, यहाँ लिमिट 0 to 1 है, यहाँ भी 0 to 1 है, लेकिन यहाँ 2 माइनस एक्स की पावर 50, यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर 50 है, तो 2 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स में चेंज करना है। इस डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने x की जगह 2y या 2t पुट कर लिया, x की जगह क्या पुट कर लिया 2t, क्या फर्क पड़ेगा dx 2dt हो गया, dx किसके इक्वल आ गया 2 dt, वैल्यू पुट कर दो।
सोल्व करेंगे, लिमिट्स x की जगह 0, t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है तो t हमारे पास कितना हो जाएगा 0 to 2, x की पावर की जगह 2t की पावर 50, 2 माइनस 2t की पावर 50 और dx हमारा 2dt है। 0 to 2, 2 की पावर 50, t की पावर 50, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 की पावर 50 बाहर आ गया, 1 माइनस टी की पावर 50 और 2dt साथ, जीरो टू 2, ठीक है। ये सारा का सारा आपके पास 2 की पावर 50 और 2 की पावर 50, 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 100, या मैं ये कहूँ 2 की पावर 101। अभी डिफरेंस बाकी है, अभी डिफरेंस बाकी है। क्या डिफरेंस है? यहाँ लिमिट हो गई 0 to 2, यहाँ लिमिट है 0 to 1। अब इस लिमिट को अदा करना पड़ेगा। लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी, लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? ये सारा आपका एफ टी है। अपर लिमिट क्या दी हुई है? अपर लिमिट, अपर लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? 0 to 2a, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो उस केस में इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा? डबल और अपर लिमिट हाफ। लेकिन यहाँ पर तो अगर मैं t को 2 माइनस टी से रिप्लेस करूंगा तो एफ ऑफ 2 माइनस टी एफ टी के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। इस केस में यहां ये जो रिजल्ट आपके पास है वो 2a के इक्वल आ जाएगा। 2a कैसे? क्या इस सारे को मैं 2 टाइम्स 0 to 2 x की पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 लिख सकता हूं? प्रॉपर्टी रिवर्स कर रहा हूं मैं। अपर लिमिट को हाफ करने की बजाय अपर लिमिट आपके पास होगी डबल, 0 से 2a तक एफ एक्स का जो डेफिनेट इंटीग्रल है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स की इक्वल है। तो मैंने इस 0 to a को 0 to 2a में चेंज किया है, 0 to a को 0 to 2a में चेंज किया है। इसका मतलब यहां जो 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? 1/2। यहां जो 2 मल्टीप्लाई था तो आपके पास ये 2 टाइम्स की बजाय यहां पर ये 1/2 टाइम्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू यहां से कितनी है? यहां से इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी दी हुई है? a/2 रेज़ टू पावर 101। तो यहाँ पर आपके पास जो ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है b इक्वल टू 1/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ से 0 to 2 t रेज़ टू पावर 50 1 माइनस टी रेज़ टू पावर 50। तो आपके पास दोनों जो रिजल्ट्स उनमें रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल था a, b को इसमें रिड्यूस करोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 50 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। 2 की पावर 50 और 50 100 टाइम्स आ जाएगा। जो एक पावर यहाँ पर 2 की पावर 101 आई हुई है वो इस पावर से क्या हो जाएगी? एडजस्ट हो जाएगी। और इसको हम क्या कर सकते हैं? सोल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर जाएगा वो इसका सी पार्ट, सी मीन्स ए जो है वो 2 की पावर 100 टाइम्स ऑफ बी के इक्वल होता है। ए जो है वो 2 की पावर 100 टाइम्स ऑफ बी के इक्वल। बेटा इसी प्रकार जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 20वां क्वेश्चन, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, स्पष्ट हिंट है, कोस के साथ एंगल e की पावर x स्क्वायर है। e की पावर x स्क्वायर को मैं टी पुट करूंगा। लास्ट 20वां जो क्वेश्चन है उसमें e की पावर x स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे, ठीक है। बाहर जो e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x और dx हो तो dt बन जाएगा।
तो इंटीग्रल बन गया cos t dt। लिमिट्स लोअर लिमिट 1 होगी और अपर लिमिट हमारे पास आएगी पाई बाई 2। cos t का इंटीग्रेशन sin t, लिमिट रखेंगे 1 to पाई बाई 2, अपर लिमिट के ऊपर वैल्यू साइन पाई बाई 2 1 और माइनस लोअर लिमिट के ऊपर वैल्यू साइन 1। लास्ट क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन किसकी जगह लेना है, e की पावर x स्क्वायर की जगह। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू log ऑफ पाई बाई 2 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो जब x की जगह 0 पुट करोगे इसमें तो t बनाएगा और x की जगह log ऑफ पाई बाई 2 का रूट पुट करेंगे x, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा log ऑफ पाई बाई 2 और e की पावर में x स्क्वायर, e की पावर में log ऑफ पाई बाई 2, ये और log खत्म हो जाएंगे तो अपर लिमिट कितनी आ गई पाई बाई 2। अल्टीमेटली क्वेश्चन आ जाएगा 1 to पाई बाई 2 cos t और। ठीक है, अगले 2 दिन हम काम करेंगे अब सर्कल के ऊपर। कुछ कॉन्सेप्ट सर्कल के आपको बताए हुए हैं। सर्कल का असाइनमेंट आप लोगों के पास है, मैं उसको रिसेंड कर दूंगा। सर्कल वाला जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस आप लोग निकालोगे। ठीक है, तो अगले 2 दिन हम सर्कल के ऊपर काम करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल का मैंने कल एक असाइनमेंट और भेजा है कल आपके पास, रिवाइजल प्रॉब्लम्स फॉर जेईई मेंस विद हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, वो कंप्लीट करें। पीछे 2-3 असाइनमेंट और भेज दिए, कुछ 18-20 क्वेश्चन हमारे पास ये हो गए। काफ़ी अच्छा सा हमारे पास मटेरियल हो गया, कलेक्शन हो गया क्वेश्चंस का, अगर हम निकालना चाहें तो। और बेटा जिसको नहीं निकालना वो तो क्या कर सकते हैं।